विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डुगर कॉलेज बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा मगध साम्राज्यवाद के उत्थान के बारे में। और मगध साम्राज्य के उत्थान से संबंधित जो प्रक्रिया, जो जानकारी मैंने आपको इससे पहले की कक्षा में दी बिंबिसार तक, उस प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। विद्यार्थियों, मगध साम्राज्य और मगध के राजाओं के बारे में जो बात मैंने आपसे कही, उसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि मगध के शक्तिशाली शासक काफ़ी महत्वाकांक्षी थे और ये महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि मगध के राजकुमारों ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने पिता की हत्या करने में भी कोई संकोच नहीं किया। यदि मगध के राजवंश को, और विशेष रूप से हर एक राजवंश को, पितृहंता या पितृघाती राजवंश भी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिंबिसार ने कुल मिलाकर विद्यार्थियों 52 वर्ष तक शासन किया था, 52 ईयर्स तक। और इन 52 वर्षों के शासन के अंतिम चरण में उसने अपने पुत्र राजकुमार अजातशत्रु, जो कुणिक के नाम से भी जाना जाता है, वह अजातशत्रु, जिसे कि बिंबिसार ने अंग प्रदेश का गवर्नर भी नियुक्त किया था, तो उसको उसने अपना युवराज नियुक्त कर दिया था। और इसी संदर्भ में हमें दो अलग अलग प्रकार के विवरण प्राप्त होते हैं। यदि हम बौद्ध ग्रंथों पर यकीन करें तो हम ये पाएंगे कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और बिंबिसार को कैद कर दिया और उसकी हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि यह उसने बुद्ध के ममेरे भाई देवदत्त के कहने पर ऐसा किया। लेकिन जैन स्रोत इस बारे में कुछ अलग जानकारी देते हैं। जैन स्रोतों का यह कहना है कि अजातशत्रु ने अपने पुत्र बिंबिसार को, अपने पिता बिंबिसार को कैद में डाला और जब बाद में उसको ये सूचना मिली, वीडियो में डाल दिया, जब उस बाद सूचना मिली कि उसके पिता ने तो उसको ऑलरेडी युवराज नियुक्त कर दिया है, तो उसको अपनी भूल का एहसास हुआ। और जैन विवरण ये बताते हैं कि वह अपने पिता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए एक लोहे का डंडा लेकर, छड़ लेकर उनकी तरफ बढ़ा, तो किसी अनहोनी की आशंका से ग्रसित होकर बिंबिसार ने आत्महत्या कर ली। जो भी हो, कुल मिलाकर इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई अजातशत्रु के द्वारा, जो बिंबिसार की मृत्यु या बिंबिसार की हत्या के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है। तो अजातशत्रु के ऊपर यह कलंक लगता है, धब्बा लगता है अपने पिता की हत्या का, या उन परिस्थितियों को पैदा कर देने का जिसके चलते अजातशत्रु बिंबिसार की मृत्यु हुई। तो विद्यार्थियों, अब मगध का अगला शासक अजातशत्रु बना। अजातशत्रु अपने दौर के शक्तिशाली शासकों की श्रेणी में शामिल किया जाता है और उसके समय में मगध की ताकत को और एक नया स्वरूप मिला। तो आइए हम बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो चूंकि जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई और बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसके गम में उसकी पत्नी कौशल की राजकुमारी कौशल देवी की भी मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में कौशल के नवीन सम्राट प्रसेनजीत ने अपने बहनोई और अपनी बहन की मृत्यु का जिम्मेदार अजातशत्रु को माना और जो काशी का प्रदेश कौशल देवी को नाहन चूर्ण के रूप में दहेज में दिया था बिंबिसार के समय में, उस प्रदेश को उसने वापस ले लिया। तो काशी प्रदेश मगध के हाथ से निकल जाना, अजातशत्रु के हाथ से निकल जाना अजातशत्रु के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इस बात को लेकर काशी के इलाकों को लेकर मगध और कौशल दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। तो मगध और कौशल दोनों के बीच में जो युद्ध प्रारंभ हुआ, विद्यार्थियों, यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसका स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन इसके बावजूद इसके काफ़ी परिणाम दूरगामी तक निकले। प्रसेनजीत और अजातशत्रु की सेनाओं ने आपस में युद्ध किया और जब इस युद्ध का कोई परिणाम आपस में नहीं निकला तो दोनों पक्षों के बीच में संधि हो गई। हालांकि मोटे तौर पर इस युद्ध के अगर परिणामों का विश्लेषण किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्रसेनजीत का पलड़ा थोड़ा भारी था, लेकिन इसके बावजूद प्रसेनजीत को इस बात का एहसास हो चुका था कि अजातशत्रु को निर्णायक रूप से परास्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने अजातशत्रु के साथ एक समझौता कर लिया
और अपनी बेटी वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी का जो प्रदेश कौशल देवी को दिया गया था दहेज में, वह प्रदेश अब वाजिरा को दे दिया गया। इस प्रकार से यह प्रदेश अजातशत्रु के हाथ में रहा। तो इस समस्या से उलझने के बाद अब अजातशत्रु ने अपने पड़ोस में स्थित अपने शक्तिशाली शत्रुओं, विद्यार्थी याद रहे कि ये शत्रु इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि इन्हीं के कारण मगध की प्राचीन राजधानी गिरिवज्र में आग लग गई और नवीन राजधानी राजगृह का सुरक्षा की दृष्टि से निर्माण करना पड़ा। और यह ताकत थी विद्यार्थियों वज्जी संघ की। शक्तिशाली वज्जी संघ उस दौर के 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित, लोकतांत्रिक नियमों पर संचालित, जिस पर गौतम बुद्ध का संघ भी टिका हुआ था और जिसकी कार्यप्रणाली के बारे में इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने ग्रंथ हिंदू पॉलिटी में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है। यह वज्जी संघ मगध के लिए और अजातशत्रु के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा था। तो मगध साम्राज्य की परिपूर्णता के लिए जरूरी था कि किस प्रकार से इस शक्तिशाली वज्जी संघ को हरा दिया जाए। वज्जी संघ को हराना इतना आसान नहीं था। यह 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें मल्लों के 2 गणराज्य थे, कुशीनारा के मल्ल और उनके पावा के मल्ल। इनका इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। पिपलीवन के मौर्य, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय, रामग्राम के कोलिय, तो ये सुकुमारगिरी के भग, अलकप के बुल, तो ये कुल मिलाकर 8 महत्वपूर्ण गणराज्य थे। और अजातशत्रु इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि वज्जी सिंह को हराना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए बाकायदा उसने पूरी तरीके से योजना बनाई और वज्जियों की ताकत को तोड़ने के लिए उसने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वर्षकार को वज्जी संघ भेजा। और इसके पहले उसने उसको भगवान गौतम बुद्ध के पास भी भेजा, क्योंकि गौतम बुद्ध का संबंध खुद कपिलवस्तु के शाक्यों से था और कपिलवस्तु के शाक्य वज्जी संघ के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में थे। तो अजातशत्रु के कहने पर वर्षकार ने गौतम बुद्ध से पूछा कि किस प्रकार से वज्जियों को हराया जा सकता है। तो बहुत साहित्य में ऐसी जानकारी मिलती है कि बुद्ध ने डायरेक्टली इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने वर्षकार के सामने वज्जियों की तारीफ करते हुए कहा कि हे भिक्षुओं, प्रतीकात्मक रूप में बात कही कि हे भिक्षुओं, इन वज्जियों को देखो, ये वज्जी कितने मेहनती है। ये लकड़ी के तख्त के ऊपर सोते हैं और सोने के लिए मुलायम गद्दों के स्थान पर लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं। हे भिक्षुओं, इन वज्जियों का जीवन तपोमय है और जब तक ये लोग अपने जीवन को इस तरीके से कठोरता के साथ जिएंगे, तपोमय जिएंगे, तब तक मगधराज वैदेही पुत्र अजातशत्रु इनमें कोई भी दोष नहीं देख पाएगा। लेकिन जब ये लकड़ी के इन तख्तों का परित्याग करके नरम नरम गदेलों पर, गद्दों पर मुलायम तकिया लगाकर सोएंगे और जल्दी उठने की आदत को छोड़ देंगे, अभी तक तो ये सूर्योदय से पहले उठकर शारीरिक अभ्यास करते हैं, तब मगधराज वैदेही पुत्र अजातशत्रु इनमें बहुत सारे दोषों को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा। इस बात को दिमाग में बिठाकर वर्षकार ने एक पूरा का पूरा नेटवर्क, एक पूरा का पूरा जासूसों का परितंत्र वज्जी संघ के अंतर्गत कायम कर दिया और वज्जियों को शराब की और जुए की लत डाल दी गई और वज्जियों का काफ़ी हद तक नैतिक पतन हो गया। इसके बाद अजातशत्रु ने, यह प्रक्रिया पूरी लगभग 16 वर्ष तक चलती रही। 16 वर्ष की तैयारी के बाद अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर हमला किया। यह हमला वज्जियों के लिए काफ़ी भयानक हमला था और वज्जियों के लिए बहुत बड़ा आघात था। जहाँ यह युद्ध अजातशत्रु की कूटनीति का नमूना था, वहीं दूसरी तरफ हमें पहली बार, उस दौर में पहली बार युद्ध विद्या की, जिसको हम बैटल क्राफ्ट कहते हैं, युद्ध विद्या की कुछ नवीन तकनीकों का प्रयोग देखने को मिलता है। और अजातशत्रु ने इस युद्ध के अंतर्गत पहली बार 2 नई प्रकार के वेपन्स, हथियारों को प्रयोग किया। इनमें एक था महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक, जिसको उस दौर की एक प्रकार की कैनन तोप कहा जा सकता है और जिसके माध्यम से पत्थर के गोलों को दूर दूर तक फेंका जाता था
इस प्रकार का वेपन, इस प्रकार का हथियार वज्जियों के लिए काफ़ी मारक साबित हुआ और इससे युद्ध की दिशा को बदल दिया। विद्यार्थियों, जब भी युद्ध विद्या के इतिहास की बात की जाती है तो कैनन प्रणाली, तोपखाना सिस्टम का यह बहुत ही शुरुआती स्वरूप था, इस प्रकार का हथियार। दूसरा जो हथियार प्रयोग किया गया वो था दूसरा था वो था रथ मूसल। रथ मूसल इस प्रकार का हथियार था जिसको जब रथ चलता था तो रथ के दोनों तरफ लोहे के धारदार चक्र होते थे घूमते हुए, और जो रथ के घूमने के साथ ही आसपास के दुश्मनों को गाजर मूली की तरह वो काटते जाते थे। रथ की गति से उसका संबंध होता था। एक रॉड लगाकर उसके दोनों तरफ धारदार चक्र लगा दिए जाते थे। तो ये एक प्रकार का रथ मूसल नाम का एक यंत्र था। तो रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये दो ऐसे हथियार थे जिसके प्रयोग से अजातशत्रु ने युद्ध की दिशा को बदल दिया और अजातशत्रु इस युद्ध में विजय हुआ। यह युद्ध वज्जियों के लिए बहुत घातक साबित हुआ। इसके बाद अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार की तरफ ध्यान दिया और अपनी विस्तारवादी नीतियों को कुछ कदम और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, जिसके बारे में चर्चा और आगे के बिंदुओं के बारे में चर्चा मैं इससे आगे की कक्षा में करूँगा। विद्यार्थियों, इस कक्षा में मैं कुछ बातें और जोड़ना चाहता हूँ कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कुछ बेहतरीन पुस्तकों का अध्ययन करना है तो आप निश्चित रूप से उनके नामों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। विद्यार्थियों, आपको अध्ययन करना चाहिए डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी द्वारा लिखित पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। आपको अध्ययन करना चाहिए प्रोफेसर DN झा द्वारा लिखित प्राचीन भारत का इतिहास, जो हिंदी विश्वविद्यालय कार्यान्वयन निदेशालय द्वारा प्रकाशित है। आपको देखना चाहिए प्रोफेसर रमाशंकर त्रिपाठी के ग्रंथों को। आपको अध्ययन करना चाहिए प्रोफेसर विद्याधर महाजन के ग्रंथों को और प्रोफेसर सत्यकेतु विद्यालंकार के ग्रंथों को। तो इन बेहतरीन पुस्तकों से अध्ययन करने के बाद आप इनका प्रयोग संदर्भ सामग्री के रूप में भी कर सकते हैं और अपने अध्ययन को गुणवत्तापूर्ण भी बना सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।